तो कैसे हो आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी ना। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लास 12th बायोलॉजी का रिवीजन करवा दो, अपनी मैराथन क्लास जो भी है उसको ला दो। ठीक है, फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ना फुल एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 है उसका रिवीजन है। ठीक है, चैप्टर 3 इसका रिवीजन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इसमें आपके फिजिकल मेथड क्या होते हैं, बैरियर मेथड क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उतने क्वेश्चन, यानी कि सोच लो जनन स्वास्थ्य जो है ना अपना, ठीक है, परिवार नियोजन जनन स्वास्थ्य का पूरा रिवीजन होने वाला है। ठीक है, फुल रिवीजन। और ऐसा रिवीजन नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला रिवीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना चैनल पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो क्या करना है, पूरा देखना है। और जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। देखो, मैं सबसे पहले बता दूं कि यदि आप क्लास 12th बायोलॉजी के अभी भी वन शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हो, ठीक है, तो जाओ जल्दी से चैनल पर। बच्चे बड़ा सा लिख रहा हूं, प्लेलिस्ट है। क्या है? प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को चेक करो। ठीक है, क्या करो? चेक करो जाकर के। प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस अपलोड हैं, वन शॉट वीडियोस और क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाओ, प्लेलिस्ट पर देखो, वहां पर सभी वीडियो अपलोड हैं। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट नहीं चेक करते हो और रोते रह जाते हो जिंदगी भर। हमेशा आपको वीडियो नहीं मिलते, फोन करके परेशान कर देते हो, मैसेजेस करके मतलब बिल्कुल हद मचा देते हो, पागल जैसे लोग, है ना? सच में तुम लोग पागल ही हो एकदम से। प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 20% बच्चे ही प्लेलिस्ट चेक कर पाते हैं और बाकी तो कर भी नहीं पाते। देखने में बहुत ही स्मार्ट लगते हैं यार, है ना? बहुत अच्छी अच्छी बाइक के साथ फोटो खिंचवाएंगे, कार के साथ फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन रहते हैं बिल्कुल पागल का पागल, है ना? बिल्कुल बंदर जैसे रहते हैं। प्लेलिस्ट चेक कर लो जाकर के। ठीक है, प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस अपलोड हैं। एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर आपको कोई भी बायोलॉजी ना मेरे से पढ़नी है ना, सबसे पहले उसका टॉपिक नेम लिखोगे। जैसे आपको पढ़ना है जनन स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप लोग लिखोगे जनन स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर टॉपिक का नाम हो गया, फिर आप लोग लास्ट में बायो अमन ऐड कर दोगे। कहां पर? यूट्यूब सर्च बॉक्स के अंदर आप इतना कर दोगे तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से करो। जल्दी जल्दी, वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करूंगा मैं। इंतजार किसी का नहीं करते हैं, क्योंकि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है ना? तो इसलिए इंतजार कभी भी किसी का मत करना, नहीं तो समय निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कामयाबी होती ना जिंदगी में, कामयाबी पाने के लिए ना मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर आपको लगे कि आप सच में बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना, परेशान हो चुके यार, बहुत पढ़ाई करो ये वो, तो समझ लेना कि तुम कामयाबी के बहुत ज्यादा करीब हो। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि इस पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे आसान काम ना पढ़ना होता है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे आसान काम पढ़ना होता है। कहते हो, फिर भी कहते हो मेहनत करते हैं। किस बात का मेहनत? एक पंखा चलता है ऊपर नीचे, एक कुर्सी के अंदर, कुर्सी पे, मेज पे बैठ करके पढ़ाई होती, दुनिया का सबसे आसान काम होता है। मेहनत तो खेत जोतने वाला व्यक्ति करता है, मेहनत खेत में काम करने वाला व्यक्ति करता है, मेहनत तो एक मजदूर करता है जो 5 ईंटें 10 ईंटें अपने सर पर रख करके 5 मंजिल 10 मंजिल चढ़ जाता है। असलियत मेहनत वो है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसलिए कभी भी ये मत समझो कि और मैंने बहुत मेहनत कर दी, अब कंफर्ट में जाने वाला हूं। नहीं, अभी और करो। ठीक है, क्योंकि तुम दुनिया का सबसे आसान काम कर रहे हो। आसान है, कहते हैं ना, आसान चीजें ना बहुत कठिन होती हैं, है ना? तो चलो ठीक है, अब ये भैया ये क्लास नहीं होगी, समझा दिया मैं आपको। ठीक है, और तुम लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे अपनी जिंदगी में।
ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मेरी सारी विशेष ना आप लोगों के साथ है। तो चलिए फाइनली आज का वीडियो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जनन स्वास्थ्य स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एग्जैक्टली बस 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जनन स्वास्थ्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या, देखो यहाँ पर एक मैं ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो आज की मैराथन क्लास है इसको आप लोग को पूरा देख रहा है, आपका फुल रिवीजन होने वाला है। ठीक है, पहला, सबसे पहला जनन स्वास्थ्य क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन बताया था ना आपको, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। ठीक है, जनन स्वास्थ्य जो बताया जा रहा है वो WHO के अनुसार बताया जा रहा है कि जनन के समस्त पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक स्वास्थ्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या होता है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है कि ये एक शारीरिक है। ठीक है, संपूर्ण स्वास्थ्य माना जाता है, तब उसको बोलते हैं कि इसका जनन स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है, मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखे। लैंगिक संबंध रोग यानी कि STD पूछ रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, पहला है मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित एड्स हो गया। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है याद करो, एक्वायर्ड, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का जो वायरस होता है उस वायरस के अंदर क्या भरा होता है, एड्स का वायरस रिट्रोवायरस समूह का होता है। ठीक है, रिट्रोवायरस ग्रुप का होता है, और इस वायरस के अंदर RNA भरा होता है। ठीक है, जब RNA होता है तो इसीलिए इसको रिट्रोवायरस समूह के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तथा आतशक या उपदंश जिसको बोलते हैं सिफिलिस रोग भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण से फैलता है। ठीक है, सिफिलिस में क्या होता है, मूत्र त्याग करते समय जलन होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। है ना, जो गर्भ निरोधक का जो उपयोग होता है वो एक मतलब अच्छी चीज़ है, न्यायोचित है, तो उसका कारण बताइए क्यों। देखो भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यधिक होने के कारण यह एक राष्ट्रीय संकट है। राष्ट्रीय संकट मतलब एक पूरा भारत लेवल पर लेकर के इससे संकट आ रहा है। ठीक है, देखो जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं ये प्रयोग की जाती हैं। आपको पता है कि यहाँ पर परिवार नियोजन सबसे पहले लाया गया था, पता है ना। फैमिली प्लानिंग की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, पूरे विश्व में। ठीक है, पूरा विश्व जब मस्ती काट रहा था यहाँ वहाँ देख रहा था, लेकिन तब इंडिया में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई थी, जिसको हम लोग परिवार नियोजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जब परिवार नियोजन के अंतर्गत हुआ ये फैमिली प्लानिंग आपका शुरू हुआ। ठीक है, तो जब फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम था ये शुरू हो गया, तो इसमें से क्या हुआ, इसमें लोगों को बोला गया कि बच्चे कम करो। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण करो, जनसंख्या कम करो। ठीक है, और आपको एक डेट क्लियर कर देते हैं, फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी, तो ये याद रखना 1952 के अंदर फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुआ था। कब, 1952 के अंदर। कौन किया था, इंडियन गवर्नमेंट की थी। ठीक है, चलो, और जब 1952 के अंदर ये हुआ तो ये विश्व में सबसे पहला ऐसा देश बना जहाँ पर फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो गर्भ निरोधक मतलब, तो गर्भ निरोधक में क्या बोलते हैं, एक राष्ट्रीय संकट है, अतः गर्भ निरोधकों का उपयोग एक उचित और न्यायोचित प्रक्रिया है ना। अगर सोचो गर्भ निरोधक का प्रयोग नहीं करेंगे भैया तो इस पृथ्वी पर पता है बहुत ढेर सारी जनसंख्या हो जाएगी, है ना। क्या करोगे फिर तुम लोग, पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, है ना। बताओ, पैर रखने के लिए क्या होगी, पैर रखने के लिए बच्चे जगह नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो अब क्वेश्चन आ तो रहे हैं। देखो अभी हाल ही में एक परिंदा लिखता है, एक बच्चा कमेंट करता है कि सर आप पहले जैसे नहीं पढ़ा रहे हो, है ना। पहले जैसे नहीं, यार पहले जैसे मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस पहले ये तो पहले मैं सामने आकर के कैमरा में पढ़ाता था, है ना।
अब आपका पीपीटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है ना, पीडीएफ बना करके पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें क्या, ये कॉर्नर पे मेरी फ़ोटो लगी तो है, देखो देखो ना बताओ। अरे तुम लोग से मस्ती नहीं करता, इस वजह से तुम लोग बोर हो जाते हो क्या। देख लो कैसे तुम लोग बन रखे हो, ये देखो इस तुम्हारी शक्ल है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एसटीडी का पूरा नाम बताइए। एसटीडी का पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग या रतिज रोग। ठीक है, जो एसटीडी होता है इसको आरटीआई भी बोलते हैं। ठीक है, आरटीआई नीचे लिख रखा है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, या फिर इसको आरटीडी भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज। ठीक है, इसको एसटीडी बोलते हैं, एसटीआई भी बोलते हैं, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, इसको 3 नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। एसटीडी ज़्यादा पॉपुलर नेम है इसका। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उलबेधन जांच किसे कहते हैं। उलबेधन जांच बच्चे अमीनियोसेंटेसिस को बोलते हैं। एमनियोसेंटेसिस में मैंने आपको बताया था ना कि ये भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए किया जाता है ना। जैसे ये एक माँ है, ये बचवा इसके अंदर भरा है, तो सिरिंज के माध्यम से इसका एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। और एमनियोटिक फ्लूइड की क्रोमोसोम के अंदर उसको चेक करके बताएंगे कि ये इसके अंदर पेट के अंदर मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, और अगर मेल होगा तो उसको पैदा करवा लेंगे, अगर फीमेल होगा तो उसको गिरवा देंगे, है ना, उसका एवॉर्शन करवा देंगे। तो ये जांच बंद हो गई थी। ठीक है, जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस जांच बंद हो गई है। ठीक है, चलो अब आओ एमटीपी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 1971 में इसका एक्ट आया था। कब आया था, 1971 में। ठीक है, देखो जो एमटीपी होता है इसका एक्ट आया था 1971 में। ठीक है, एमटीपी क्या है, इसे कब कानूनी मान्यता मिली, तो देखो जब एमनियोसेंटेसिस अधिक होने लगा था, है ना, लिंग परीक्षण जब अधिक होने लगा था, देन क्या होता है, लिंग परीक्षण अधिक हो रहा था तो लड़कियां ना कम हो रही थी, लड़कियों को मार दिया जाता था। लेकिन पहले की दिशा में देखो तो दहेज वगैरह का इशू होता था, है ना, और लड़के भी थोड़ा सा दुष्ट टाइप के होते थे, लड़कियों को पालना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता था, है ना, उन लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा देख रेख ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो इस वजह से लोग लड़की पैदा करना कम प्रेफर करते थे, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक एक्ट लाया जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी कि अब जो गर्भ का जो लोग समापन करवा रहे थे अब वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसे 1971 में कानूनी मान्यता प्रदान की। अब देखो अगर पेट के अंदर होने वाला बच्चा 12 सप्ताह से अधिक है या 12 सप्ताह का है तो एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उसकी सहगर्भता कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके कारण नियम है। ठीक है, लेकिन अगर ये 12 सप्ताह से 20 सप्ताह तक है और 20 सप्ताह से अधिक नहीं है तो 2 पंजीकृत चिकित्सक मान्यता देंगे, तभी उसके पेट का बच्चा हटाया जाएगा। और कारण होगा, पहला कारण तो मैं आपको बता दूं, पहला कारण है कि अगर उस बच्चे के रहने से माँ की जान का खतरा होगा तो सहगर्भता कर दी जाएगी। और दूसरा कारण ये है कि अगर माँ के मतलब उसके पेट में रहने से बच्चा अपंग पैदा हो रहा है, खराब पैदा हो रहा है, तो फिर सहगर्भता कर दी जाएगी। ठीक है, ये होगा। चलो अब अपन लोग नेक्स्ट पड़ाव में आगे बढ़ते हैं। आगे है उल्बेधन एमनियोसेंटेसिस का एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक अनुप्रयोग बताइए, है ना। धनात्मक यानी कि पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एप्लीकेशन क्या है। तो देखो यह भ्रूणा अवस्था में आनुवांशिक रोग की जांच में प्रयुक्त किया जाता है ना। जब एमनियोसेंटेसिस के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जा रहा था, एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर चेक कर लिया जाता था, है ना। तो इसके अंदर जो जेनेटिक डिजीज होती है ना, क्या होती हैं, जेनेटिक डिजीज, क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक रोग जो पहले से हैं उसकी जांच की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका एक धनात्मक उपाय है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, अगर बच्चे को समझ लो माँ को अगर HIV था तो बच्चे को HIV हो गया तो उसके जीवन में आने से उसका क्या ही मतलब है
उसके आने से उसकी माँ को भी खतरा बना रहेगा, इसलिए उसका समापन कर दिया जाएगा, है ना। मेडिकल को, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तब यहाँ पे अनुवांशिक रोग हेरिडिटी डिजीज की पता चल जाती है एमनियोसेंटेसिस के अंदर। अब इसका ऋणात्मक अनुप्रयोग क्या है, निगेटिव एप्लीकेशन क्या है, कि यह मादा भ्रूण हत्या को बढ़ावा देता है ना। फीमेल फीटिसाइड, फीटस किलिंग को ये बढ़ावा देता है। अभी हाल ही में मेरे एक जान पहचान के लोग हैं, उन्होंने यही डिसाइड किया, है ना। उनके पास ऑलरेडी एक लड़की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके पास ऑलरेडी एक लड़की है। तो उन दोनों ने 3 या 4 साल तक तो कोई कुछ भी प्लान नहीं किया। इसके बाद जब वो प्लान कर रहे हैं तो ये प्लान कर रहे हैं कि अगर ये दूसरी लड़की निकल गई तो हम इसको मरवा देंगे, है ना, इसको हम किलिंग करवा देंगे। कैसे, फीटस किलिंग, है ना, फीटस किलिंग, इसको मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देंगे, और अगर लड़का हो गया तो हम इसे रख लेंगे। तो फिर लगा कि यार हाँ ठीक है, जो भी अपना करें वो लोग। अब लोगों को बताना भी नहीं चाहिए ना, लोग को बताओ तो लोग बहुत ज़्यादा अपने वो होते हैं, वो लोग अब बड़े हैं, वो लोग खुद ही जानते हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, है ना। अब आप लोग समझ रहे हैं कि एक जो टीचर होता है, गवर्नमेंट टीचर होता है, वो कितना ज़्यादा समझदार होता है ना। तो चलो अब है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की परमानेंट विधियाँ क्या है कि फैमिली प्लानिंग, इंग्लिश में लिखना बच्चे, मज़ा आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, डरना नहीं है। परमानेंट, ठीक है, परमानेंट मेथड। देखो परमानेंट मेथड मतलब एक बार करवा लिए फुर्सत, तो ये हुआ, पहला तो हुआ आपका ट्यूबेक्टॉमी और दूसरा हुआ आपका वैसेक्टॉमी। देखो महिला के अंदर, फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है ना, तो उसके अंदर होगा ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। अब देखो मेल के अंदर वास्ट डिफरेंस पाया जाता है, तो उसके अंदर होगा वैसेक्टॉमी, ठीक है। तो देखो पुरुषों में शुक्रवाहिका उच्छेदन वैसेक्टॉमी तथा स्त्रियों में ट्यूबेक्टॉमी परिवार नियोजन की स्थायी विधियां हैं। इसमें किया क्या जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना फीमेल के अंदर, क्या होती है, जो आपकी फैलोपियन, आपकी मतलब हाँ फीमेल की, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और बैंड कर दिया जाता है, उसको काटा जाता है और उसको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म और ओवम आपस में नहीं मिल पाते, जिसके कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यही होता है परमानेंट मेथड, ठीक है। चलो आओ भैया आगे चलते हैं। अगला देखो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। कितने नंबर का, 5 नंबर का, कि मानव जनन क्षमता को सीमित रखने के उपायों का विवरण दीजिए। भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा विधियों का वर्णन कीजिए। गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोध बैरियर विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2020 मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो कि मानव जनन क्षमता को सीमित रखने के उपाय, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन फर्टिलिटी, है ना, मेथड्स दे रहे हैं कंट्रोलिंग ह्यूमन फर्टिलिटी का, ठीक है। पहला अपने पास है नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधियाँ, ठीक है। नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधियाँ के अंदर क्या होता है कि मानव के जनन सदैव सक्रिय रहते हैं, है ना। जनन मतलब जो बच्चा पैदा करने के लिए जो स्पर्म और ओवम रहते हैं वो सदैव सक्रिय रहते हैं, ठीक है। इनमें युग्मक कोशिकाएं निरंतर बनती रहती हैं। आपको पता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन हमेशा होता रहता है, ओवम का फॉर्मेशन होता ही रहता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मानव की अपनी जनन क्षमता को सीमित रखना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अगर वो सीमित नहीं करेगा जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, तथा इसके लिए विभिन्न प्रकार के साधनों या विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ सामान्य प्राकृतिक और रोधक विधियां भी प्रयोग में लाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देख रहे हैं प्राकृतिक विधियां क्या क्या हैं, नेचुरल मेथड क्या हैं, क्या देख रहे हैं, नेचुरल मेथड क्या हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्लियर है।
चलो, पहला है आपका कि आवधिक आत्मसंयम, पीरियोडिक एब्स्टेंस। ठीक है, तो आवधिक आत्मसंयम के अंतर्गत क्या होता है कि स्त्री तथा पुरुष केवल सुरक्षित काल में ही मैथुन या फिर संभोग करें। ठीक है, अब ये सुरक्षित काल कब होता है? तो देखो, शेष दिनों में वह आत्मसंयम रखें, मतलब जो शेष दिन रहते जब हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, तब वो कंट्रोल करें। ठीक है, स्त्रियों के मासिक धर्म यानी कि जो माहवारी होती है, रजोधर्म जिसको बोलते हैं, मासिक धर्म के 1 सप्ताह पूर्व तथा 1 सप्ताह बाद तक सुरक्षित काल माना जाता है। ठीक है, समझ गए कि जब स्त्रियों के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब वो शुरू हो जाता है, उसके 1 सप्ताह के पहले और 1 सप्ताह के बाद तक अगर आप मैथुन की क्रिया करते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, इस सुरक्षित काल में समागम सहवास करने से गर्भधारण की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, ना नहीं होती, एकदम कम नहीं होती, बहुत कम रहती हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर आप देखते हैं क्रियात्मक विधियां, फिजियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग स्त्रियों के मासिक चक्र में होने वाले परिवर्तनों तथा इनके होने के समय का ज्ञान होने के आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्रियात्मक विधियां के अंदर जो मासिक चक्र होते हैं उसको देख करके उसमें जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चूंकि द्वितीयक अंडा कोशिका केवल 24 घंटे तक ही निषेचन के योग्य रहती है। जो द्वितीयक अंड कोशिका होती है वो 24 घंटे तक निषेचन के योग्य रहती है, इसके बाद वो खत्म हो जाती है। अतः इस विधि में अंडोत्सर्ग के संभावी दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक संभोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो अंड कोशिका होती है जब उसका अंडोत्सर्ग हो जाता है तो उसके संभावी दिनों के 3 दिन पहले नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब समझ लो कि भैया अब मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर होने वाला है या डेट फिर आपकी आने वाली है, तो उस समय नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाई चांसेस रहते हैं। ठीक है, और 3 दिन बाद तक भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अंडोत्सर्ग के समय की पहचान यह रहे कि अंडोत्सर्ग के समय हल्की सी पीड़ा होती है, हल्का सा दर्द होता है। ठीक है, शरीर का तापमान कुछ बढ़ जाता है, जब ओव्यूलेशन होता है तो हल्का सा कुछ दर्द होता है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है। थर्ड नंबर क्या है, गर्भाशय की ग्रीवा की दीवार से अत्यधिक चिपचिपे श्लेष्म का श्रावण होता है ना। जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है, ठीक है, यूट्रस की जो ग्रीवा होती है उसकी दीवार से अत्यधिक चिपचिपे श्लेष्म का श्रावण होता है, तब आप समझ लो कि जो अंडोत्सर्ग है, ठीक है, जो अंडा है वो अब बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, वो रप्चर हो चुका है। तीसरी विधि प्राकृतिक विधि में आते आंतरिक मैथुन या बाह्य संलग्नन। ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस, ये एक विधि है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है। ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस के अंदर क्या होता है कि ऐसी विधि जब पुरुष सहवासी संभोग के समय संलग्नन मतलब कि एजाकुलेशन होता है, जब उसका स्पर्म उसके शरीर से संभोग के समय जब बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऐसी विधि जब पुरुष सहवासी संभोग के समय संलग्न से ही पूर्व स्त्री की सहवासी की योनि से बाहर निकाल कर के वीर्य निषेचन करता है तो वो वीर्य निषेचन से बच सकता है, वीर्य संचन से बच सकता है ना। जब एजाकुलेशन हो रहा हो तब उस एजाकुलेशन को वो ध्यान रख के उस एजाकुलेशन को बाहर करे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहेंगे। अब आइए, अब आता है आपका चौथा पॉइंट है, ये क्या है, ये देख लेना, ये नेचुरल मेथड है। ठीक है, प्राकृतिक विधियां हैं, सब नेचुरल मेथड हैं। स्तनपान अनार्तव, ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, तो देखो लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, स्तन अनार्तव में क्या होता है कि सामान्यतः प्रसव के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है, प्रसव के बाद 4 से 6 महीने तक स्त्री का आवर्त चक्र रुका रहता है ना। जब प्रसव हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो लगभग 4 से 6 महीने तक स्त्री का जो आवर्त चक्र होता है वो रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। ठीक है, तब अधिक निश्चित होता है कि तब जब माता
शिशु को पूरी तरह स्तनपान कराती रहती है। जब माता जो होती है अगर वो शिशु को पूरी तरह से स्तनपान करा रही है तो इस अवधि में गर्भधारण की संभावनाएं प्रायः नहीं होती हैं और यह एक प्राकृतिक विधि है। ठीक है, अगर माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस समय सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, या नहीं रहते हैं, या एक क्या है, या एक नेचुरल मेथड है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 5 से 6 महीने, कम से कम 4 से 6 महीने तक बच्चे पैदा होने के चांस नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रुका रहता है, स्टॉप रहता है। ठीक है, और यह भी सत्य है कि इस प्रकार की विधियां पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की विधियां क्या है, पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। इनमें कभी कभी हो ही भी जाता है, अगर तुम किसी ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस रहते भी हैं, लेकिन 90% नहीं रहते, 10% रहते हैं। ठीक है, क्योंकि असफलता की संभावना भी काफ़ी हो सकती है। इनकी जो असफलताएं हैं इनकी संभावना काफ़ी हो सकती है। ठीक है, पहला अब हमने देख लिया नेचुरल मेथड, अब हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने शुरू किया बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है एक हमने अवरोधक लगा दिया, है ना। मैथुन के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हमने एक अवरोध खड़ा कर दिया, उसको बोलते हैं सेकंड रोधक विधियां, बैरियर मेथड्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि रोधक विधियां जिनके द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने में किसी प्रकार से रोका जाता है, इस प्रकार की युक्ति पुरुष तथा स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध होती हैं। ठीक है, पुरुषों के लिए भी उपलब्ध होती हैं और स्त्रियों के लिए भी उपलब्ध होती है। जैसे ये 4.1 में आप एक डायग्राम देख रहे हैं, पहला नंबर है बैरियर मेथड की, पहला नंबर आप लोग देख लो, निरोध या कॉन्डोम। ठीक है, कॉन्डोम के अंदर क्या होता है, निरोध लैटेक्स या ऐसी ही किसी अन्य पदार्थ से बनी छिद्र रहित पतली थैली जैसी होती है। ठीक है, जो कॉन्डोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लैटेक्स के बने होते हैं। किसके? लैटेक्स के, याद रखना। और सबसे पहले इसको बनाने वाले हिंदुस्तान लैटेक्स कंपनी ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, और वहाँ से ये बनते हैं, ये छिद्र रहित होते हैं, इसके अंदर कोई भी छिद्र नहीं होता है, पतली थैली होते हैं। ठीक है, जो एक सिरे पर बंद तथा दूसरे सिरों पर खुले रहते हैं। ठीक है, कॉन्डोम का प्रयोग कौन करता है, तो इसका प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कॉन्डोम का प्रयोग कौन करता है बच्चे, तो इसका प्रयोग पुरुष करते हैं। आप लोग यहाँ पे ए नंबर पे देख रहे हैं पुरुष। ठीक है, निरोध है, निरोध इसके ब्रांड का नाम है। ठीक है, निरोध एक ब्रांड है और वो बनाता है कॉन्डोम। ठीक है, चलो अब देखो, कॉन्डोम का प्रयोग पुरुष करते हैं। संभोग के समय पुरुष अपने शिश्न पर चढ़ा लेता है। ठीक है, जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं तो पुरुष क्या करता है, उस कॉन्डोम को अपने शिश्न के अंदर, अपने पेनिस के अंदर उसको चढ़ा लेता है। ठीक है, जिसे स्खलन के समय वीर्य कॉन्डोम के अंदर ही रह जाता है। जो एजाकुलेशन होता है वो कॉन्डोम के अंदर हो जाता है ना, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वो अंदर नहीं जा पाता है और शुक्राणु स्त्री के जनन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एजाकुलेशन उसके यूट्रस के अंदर हुआ नहीं, वेजाइना के अंदर हुआ नहीं। कहाँ पे हुआ तो वहीं पे, लेकिन उसको एक बैरियर के माध्यम से रोक लिया गया। ठीक है, निरोध पुरुष निरोध रूप में स्त्रियों के लिए फेमिडोम होता है ना। अगर स्त्रियों के लिए बोला जाए कि अगर स्त्रियों के लिए भी भाई कोई उपाय करो, उनके लिए भी कोई निरोध का ब्रांड दो, तो वो है फेमिडोम। ठीक है, ये है आपका स्त्रियों के लिए फेमिडोम, फेमिडोम्स। इसका प्रयोग कौन करता है, तो इसका प्रयोग बच्चे फीमेल करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो फीमेल करते हैं। इनके प्रयोग से गर्भधारण नहीं हो सकता, है ना। अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, संभोग के दौरान इनका प्रयोग करते हैं तो उनसे क्या होता है, इनसे गर्भधारण नहीं होता है। अतः यह गर्भ निरोध का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। ठीक है, यह क्या है, यह गर्भ निरोध का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है और निरोध के प्रयोग से यौन संचारित रोगों से भी सुरक्षा मिलती है। अगर निरोध का प्रयोग होता है तो उससे क्या होता है, उससे यौन संचारित रोग, जिसको हम लोग STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं, उससे सुरक्षा मिलती है। जैसे HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। ठीक है, इन सभी रोगों से सुरक्षा मिलती है। अब आइए भैया, पहली विधि देख लिए, दूसरी विधि देखो, यही इम्पोर्टेंट है। अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ, है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD। अंतरा गर्भाशयी युक्तियाँ क्या होती हैं
ये बैरियर मेथड है, ठीक है। क्या है ये? बैरियर मेथड है। तो क्या होता है, इस विधि में प्लास्टिक या तांबे या स्टील की कोई युक्ति यानी कि डिवाइस, इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, प्लास्टिक की या फिर तांबे की या स्टील की कोई डिवाइस होती है जिसको भावी अनुभवी चिकित्सक द्वारा योनि के अंदर, ठीक है, योनि यानी कि वेजाइना अथवा गर्भाशय यूट्रस के अंदर रोप दी जाती है, उसको सेट कर दिया जाता है। कौन सेट करता है? चिकित्सक सेट करता है, ठीक है। जितने समय तक यह युक्ति रोपित रहती है, जितने समय तक यह युक्ति उसके अंदर रहती है, तो भ्रूण का रोपण गर्भाशय में नहीं हो पाता है ना। तो भ्रूण नहीं बनेगा, क्योंकि ये युक्ति उस भ्रूण को खराब कर देगी, या तो स्पर्म को खराब कर देगी या तो ओवम को खराब कर देगी। अगर स्पर्म ओवम किसी तरह से मिल जाते तो यूट्रस की दीवारें को खराब कर देगी, है ना। तो ये कई युक्तियां हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं IUD, याद रखना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। बड़ा सा लिख देता हूँ, इसको याद रखना। इंट्रा मतलब अंदर, फिर आओ यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर, डिवाइस मतलब एक युक्ति। ऐसी डिवाइस जो यूट्रस के अंदर फिट कर देते उसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है। ये कौन कौन से, तो इनके नेम देख लो, इनके बहुत नेम है। जैसे लिपेलूप पहला नेम, ये क्या है? ये एक प्रकार की IUD। अगर IUD का नाम पूछे तो पहला लिपेलूप, कॉपर T, कॉपर 7, ठीक है। हार्मोन्स मोचक IUD, ठीक है। ये हार्मोन्स मोचक IUD देख लो, जैसे प्रोजेस्ट्रस्ट, ठीक है, प्रोजेस्ट्रस्ट। अब देखो LNG-20 आदि बच्चों के अंतराल के लिए IUD आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में इस प्रकार की युक्तियां काफ़ी प्रचलित हैं। जैसे किसी का एक बच्चा हो गया, अब उसे दूसरे बच्चे के बीच में 5 ईयर गैप चाहिए, ठीक है, तो वो IUD सेट करवा सकता है, ठीक है। तब उससे क्या होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बच्चे पैदा नहीं होंगे। तब आप लोग देख लो यहाँ पे अंतःगर्भाशय युक्तियाँ, ये क्या है? अंतरोप, ठीक है, अंतरोप है, यानी कि इसके अंदर रोपण का कर दिया गया, ठीक है, रोपित कर दिया गया। B नंबर क्या है? कॉपर B, ठीक है। ये देखो ऐसी कुछ होती है यूट्राइन डिवाइस IUD। अब इसी से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, कॉपर से कॉपर आयन निकलते हैं जो स्पर्म को मार देते हैं, ठीक है, उनको चलने नहीं देते हैं, तो बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है। लेकिन इसका एक एडवांटेज बता दूं कि यदि कोई कपल IUD सेट करवाता है, अगर वो IUD जो है फेल हो जाती है और उनका बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो MTP करवा सकते हैं। 1971 वाला जो एक्ट है वो उसको करवा सकते हैं, ठीक है। वो दिखाएंगे कि हमने IUD सेट करवाया था और बच्चा पैदा हो गया, अब इसको हमें एवॉर्शन करवाना है, तो उनसे बिना किसी पूछताछ के उनका एवॉर्शन कर दिया जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के तहत। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इसके तहत उसका एवॉर्शन कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए भैया, ये बैरियर मेथड पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, क्या पढ़ रहे हो? बैरियर मेथड। चलो रासायनिक विधियां क्या हैं, केमिकल विधियां क्या हैं। रासायनिक विधियां देखते हैं कि रसायन विधियों में वर्तमान में अनेक प्रकार की युक्तियां, जैसे खाने की गोलियां, लगाने वाली क्रीम, अंतरोपित करने वाले रसायन आदि उपलब्ध हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक गोलियां होती हैं, ठीक है, आदि चीज़ें ये केमिकल के माध्यम से की जाती हैं। पहला इसके अंदर रासायनिक विधियां हैं, ठीक है। बैरियर मेथड की हम लोग अब देख रहे हैं, क्या? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है बैरियर मेथड के अंदर। पहला क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये तो पूरा चैप्टर बच्चे आपका रिवीजन हो रहा है, मैराथन क्लास के अंदर ये पूरा फुल चैप्टर एनालिसिस हो रहा है। ये जो वीडियो है ना, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही पूरे चैप्टर का फुल एनालिसिस करवा रहा है ना। पूरे चैप्टर का बच्चे फुल एनालिसिस करवा रहा है, ठीक है। मेरा तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा है मेरे को यार, सच में। चलो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में देखेंगे कि अब कई प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां जैसे माला डी, माला इन, सहेली आदि बाजार में उपलब्ध हैं।
तथा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। ये है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, जैसे मालाडी, मालायन, सहेली, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मार्केट में आसानी से उपलब्ध होती हैं। यदि प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं तो जाओ इनको लो, खा लो, ख़त्म, ठीक है। लेकिन इनके डिसएडवांटेज बहुत हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल को मैं बता तो नहीं सकता, एग्जैक्टली मैं उसको भूल रहा हूँ। उस आर्टिकल के अंदर लिखा था कि जो इन मेडिसिन का प्रयोग करती है ना, वो बाद में ना फर्टाइल हो जाती हैं, अनफर्टाइल हो जाती हैं, है ना, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, बाद में बांझपन हो जाता है उनके अंदर, ठीक है। तो आजकल आप लोग इनफर्टिलिटी के केस बहुत देखे होंगे, इनफर्टाइल के केस बहुत देखे होंगे, बच्चे नहीं पैदा हो रहे, शादी हो गई, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, भैया इसके पहले उन्होंने इस मेडिसिन का उपयोग किया है ना। इस वजह से इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मतलब घातक माना जाता है यार, ठीक है। चलो देखो, स्त्रियों को प्रतिदिन 1 गोली खाना पड़ता है, इससे गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती है ना। इससे क्या होता है, गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इन गोलियों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की निश्चित मात्रा होती है। ये जो गोलियां होती हैं इनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की एक निश्चित मात्रा होती है, और रुधिर में इन दोनों हार्मोन्स का स्तर बने रहने से पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH ल्यूटेजाइंग हार्मोन्स का स्रावण बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जब पिट्यूटरी ग्रंथि से जो ये हार्मोन स्रावित होते हैं, FSH और LH का स्रावण कम हो जाता है अथवा स्रावण होता ही नहीं है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व नहीं होती हैं, और यद्यपि गर्भ निरोधक गोलियां काफ़ी प्रभावी होती हैं तथा प्रायः इनके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं, फिर भी कभी कभी और लंबे समय तक लेते रहने से इनके कुप्रभाव भी देखे जाते हैं। समझ रहे हो, लंबे समय तक, बहुत समय तक लेते रहने से इनके कुप्रभाव देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे उल्टी आना, जी मचलाना, चक्कर आना, माहवारी से अतिरिक्त दिनों में कभी कभी रुधिर स्राव होना, उदर पीड़ा, मोटापा बढ़ना, स्तन कैंसर। सोचो सोचो सोचो, बताओ, स्तन कैंसर, एक बार कैंसर हो गया ज़िंदगी भर आदमी परेशान हो जाता है इन मेडिसिन के चक्कर में, ठीक है। आदि इनमें सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली सप्ताह में 1 बार ही ली जाती है तथा अधिक सुरक्षित भी है, ठीक है। सोच रहे हो मोटापा बढ़ जाना, मोटापा तो ठीक है कम कर लोगे, लेकिन अगर ये कैंसर हो गया तो बताओ बच्चे क्या करोगे। इसलिए इन सभी चीज़ों का उपयोग कम करना है, नहीं करना है, ठीक है। इनमें से एक गोली होती है सहेली के नाम से, ये बहुत मेडिकल स्टोर्स में और आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। ये एक अधिक सुरक्षित मानी जाती है और इसको हफ्ते में 1 बार ली जाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आजकल कुछ गोलियां संभोग के बाद 72 घंटे के भीतर ले लेने वाली भी आती हैं, कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हैं तो आप उसको 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर आप लोग उसे ले लीजिए। इनका प्रयोग बलात्कार जैसे रेप हो गया, असुरक्षित यौन संसर्ग के बाद आपातकालीन अवस्था में किया जाता है, जिससे सहगर्भता से बचा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ गोलियाँ होती हैं। ये केमिकल मेथड पढ़ लिए किसके, बैरियर मेथड के, BM बैरियर मेथड के हमने देखा केमिकल मेथड। और केमिकल मेथड का फर्स्ट नंबर था कौन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स CP। सेकंड नंबर है अपना अदर केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। तो देखो, अन्य रासायनिक गर्भनिरोधक अदर केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे झाग की गोली हो गई, ठीक है, जेल हो गया, क्रीम आदि भी गर्भ निरोधक का काम करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी गर्भ निरोधक का काम करती हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ योनि मार्ग में स्थानीय रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। योनि मार्ग होता है जो वेजाइनल ट्रैक होता है, उसी वहीं पर प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है इंजेक्शन और अंतरारोपण, इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन, ठीक है। इंजेक्शन और इम्प्लांटेशन के अंदर बच्चे क्या किया जाता है, तो आप लोग देख रहे हैं, पुरुषों में हो गया वैसेक्टॉमी, स्त्रियों में हो गया ट्यूबेक्टॉमी। ये पुरुष है, क्या है, ये मेल है, ठीक है। और इस मेल के अंदर आपने देखा क्या हो गया,
वैसेक्टोमी। क्यों? क्योंकि इसकी जो शुक्रवाहिका है वास्ट डिफरेंस है। शुक्रवाहिका को काटा गया एवं बांध दिया गया, ये देखो कट किया गया बांध दिया गया, तो यहाँ से वृषण से क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पे रुक जा रहे हैं। एजाकुलेशन के दौरान यहाँ से बाहर वो नहीं निकल पा रहे। ठीक है, पढ़ देते हैं। आजकल स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन जैसे एक पदार्थ डीपी पोवेरा, क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेस्टेरोन जैसा एक पदार्थ डीपो प्रोवेरा, ठीक है, डीपो प्रोवेरा के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इस इंजेक्शन के प्रभाव 3, इसके नीचे पढ़ते हैं देखो। तो वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी देख लो, वास्ट डिफरेंस को काटा गया शुक्रवाहिका को, और ट्यूबेक्टोमी देखो फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया गया। ठीक है, ये हुआ। ये देखो गर्भाशय हो गई आपकी, ये अंडाशय हुआ, अंडा यहाँ से निकला, ओवम निकला, यहाँ से चला घूम टहल के यहाँ पे रुक गया, ख़त्म, इसी जगह ख़त्म हो गया, यहाँ तक आया नहीं। इधर से अगर स्पर्म भी आ गया तो इससे मिला नहीं, ख़त्म हो गया सब, है ना, ये हुआ। तो हम लोग आगे देखते हैं कि यह एक इंजेक्शन का प्रभाव 3 महीने तक रहता है। अगर आप इस इंजेक्शन को लगवा लेते हैं तो इसका प्रभाव 3 महीने तक रहेगा, है ना। आप देख लीजिए इसको, ये आपका इंजेक्शन है, इंजेक्शन को बोलते हैं डेपो प्रोवेरा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, डेपो प्रोवेरा क्या होता है कि एक इंजेक्शन होता है और इसका प्रभाव 3 महीने तक रहता है। ठीक है, अगर आप इसको लगवा ले तो प्रेगनेंसी के चांसेस 3 महीने तक कम रहते हैं, आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रीली 3 महीने तक रहता है। इस प्रकार प्रोजेस्टेरोन के बारीक नोर प्लांट कैप्सूल, ठीक है, नोर प्लांट कैप्सूल को शल्य क्रिया द्वारा त्वचा के नीचे आरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, एक नोर प्लांट कैप्सूल होते हैं, ठीक है, ये इनके अंदर प्रोजेस्टेरोन भरा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये कैप्सूल को त्वचा के अंदर, है ना, जैसे ये कोई ह्यूमन बॉडी है, उसके हाथ के अंदर यहाँ पे वो कैप्सूल को सेट कर देते हैं त्वचा के अंदर, जिससे क्या होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, और ये कैप्सूल 5 वर्ष तक गर्भ निरोधक का कार्य करते रहते हैं। कहीं पर भी लगा दिया जाएगा आपके, ठीक है, कहीं पर भी लगा दिया जाएगा, और जब ये लगा दिया जाएगा ना, तब आप 5 साल तक बिल्कुल फ्री होके सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये 5 साल तक गर्भ निरोधक का वो कार्य करेगी। ठीक है, चौथा नंबर क्या होता है, स्थायी विधियां, परमानेंट मेथड देख लो। परमानेंट मेथड भैया ऊपर वो देख चुके हो ना, ये शल्य क्रिया द्वारा विधियां होती। शल्य क्रिया मतलब डॉक्टर के द्वारा कटपीट करके ये विधियां होती हैं। ठीक है, शल्य क्रिया द्वारा विधियां होती, स्टेलाइजेशन इनको कहलाते हैं, बंध्याकरण कहलाते हैं। ये स्त्री अथवा पुरुष द्वारा स्थायी विधि के रूप में अपनाई जाती है। स्त्री और पुरुष के अंदर स्थायी विधि के अंदर अपनाई जाती हैं। देखो मैं तो इसको पढ़ा चुका है ना, बताओ। पुरुषों में बंध्यकरण कारण शुक्रवाहिका उच्छेदन, हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं वैसेक्टोमी, सिंपल बिल्कुल, है ना। हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिका उच्छेदन। इसमें शल्य क्रिया द्वारा पुरुषों के वृषण कोश के ऊपरी भाग में शुक्रवाहिनियों को काटकर इनके दोनों कटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है। इससे वृषणों में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आने पाते हैं। ऐसे पुरुष द्वारा समागम करने से स्त्री को गर्भ स्थापन नहीं होता है ना। अब आ जाओ भैया, ये लास्ट है अपना, लास्ट पेज है। मैराथन क्लास में से सच में याद मेरा गला दर्द करने लगा, बहुत दर्द कर रहा है, इतना ज़्यादा। 1 सेकंड, एक मेरा खाने का वो है, मैं ले लेता हूँ। ये मेडिसिन है कुछ, बहुत मेरे को, अब मैं बोलूँगा कैसे चलो, यहाँ पे क्या है, स्पेलाइजेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं महिला बंध्याकरण। इसमें शल्य क्रिया मतलब डॉक्टर द्वारा कटपीट। इसमें शल्य क्रिया द्वारा स्त्री के दोनों ओर की गर्भाशयी नलिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। इससे अंडाशयों में बने अंडे गर्भाशयी नलिका में नहीं आने पाते, फलतः स्त्री गर्भधारण नहीं कर सकती, किंतु माहवारी चक्र सामान्य रूप से चलता रहता है। आजकल लैप्रोस्कोपिक विधि मतलब दूरबीन विधि द्वारा महिलाओं का ऑपरेशन सुगमता से होता है। ठीक है, चीन में सिलिकॉन का एक ऐसा वैक्सीन तैयार किया गया है जिसे पुरुषों की शुक्रवाहिका में लगा दिया जाता है। इससे शुक्राणुओं का बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है,
सिलिकॉन का एक ऐसा वैक्सीन तैयार किया गया, उस वैक्सीन के अंदर सिलिकॉन मिलाया गया है, ठीक है। पुरुषों के अंदर लगाएंगे शुक्राणुओं का निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, और भी क्लासेस के लिए चैनल की, सही सुन रहे हो, प्लेलिस्ट चेक करनी है, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।